आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में आज हम लोगों को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन पढ़ना है। इसके जो भी वेरिएशंस हैं डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ, जो भी इसके लिमिटेशंस हैं, किन किन कंपाउंड में ये नहीं दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता है, इन सब पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट, इस बीच आशा करते हैं कि आपको जो हमारे वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे होंगे, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालकर रखते हैं, और आशा करते हैं आप इसको सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आपका सहयोग अनिवार्य है, जिससे हमारा एंथुसियाज्म बना रहे और इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें जो सबसे अहम बात है, जो जनरल रिएक्शन है, इसमें बेंजीन का हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हैं। यहां पर हम सबसे जो रेनाउंड इसका रिएजेंट है, हालांकि और भी प्रकार के हम यूज कर सकते हैं जिनका जिक्र हम करने वाले हैं। जो सबसे फेमस है वो है एल्किल हैलाइड। यहां पर हमने एल्किल क्लोराइड लिया है और उसका हम लुईस एसिड के प्रेजेंस में इस बेंजीन रिंग पर जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको ये अल्काइल बेंजीन एक प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अब इसके मैकेनिज्म और डिफरेंट वेरिएशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, यहां पर जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि हमने अपने पहले स्लाइड में आपको बताया, हम अल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं और अल्कीन भी आप यूज कर सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर, जहां पर अल्कीन को हम HF के साथ यूज करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर आमतौर पर, या आप अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। आमतौर पर BF3 लेते हैं, उसका भी हम आपसे जिक्र करेंगे। अब जो हमारे मैकेनिज्म पर आए तो हम पहला जो अपना रिएजेंट चूज कर रहे हैं वो एल्किल हैलाइड को चूज कर रहे हैं, और यहां हमारा देखिए मैकेनिज्म, पहला स्टेप होता है, जो आपने एल्किल हैलाइड यूज किया है उसका रिएक्शन लुईस एसिड से होता है। तो आप इसको बोल सकते हैं पहला जो स्टेप है वो एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड लुईस वाला, बेस भी लुईस वाला। तो यहां पर RX एक लुईस बेस की तरह वर्क करता है और ये लुईस एसिड AlX3 आपने लिया है। ये बेस का जो हैलोजन है, एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन है, 3 लोन पेयर होता है, हमने एक दिखाया है फिलहाल। ये अपना फील्ड ऑर्बिटल एल्यूमिनियम, आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम के पास एक एम्प्टी वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो ये अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है और इस प्रकार का एक एडक्ट, एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है। अब स्टूडेंट क्या होता है कि यहां पर ये जो हैलोजन जिस पर X पॉजिटिव आप देख रहे हैं, तो हैलोजन ऐसे ही बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस पर जब प्लस चार्ज आ जाता है, क्यों प्लस आता है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसे प्लस आता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसे माइनस आता है। देखिए एल्यूमिनियम पर माइनस, ये फॉर्मल चार्जेस हैं। तो यहां पर हैलोजन ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, भूखा होता है, और जब इस पर प्लस चार्ज आ जाती है तो ये और ज्यादा इसकी भूख बढ़ जाती है और ये जो अल्काइल ग्रुप से जहां डायरेक्टली जुड़ा है उसके बॉन्डिंग जो पेयर होते हैं, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको खींच लेता है और इनको जब खींचता है तो इस अल्काइल ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन की क्राइसिस हो जाती है, इसमें प्लस चार्ज आ जाता है और यहां कार्बोकेटायन बनता है। तो आप देख सकते हैं स्टेप 1 में कार्बोकेटायन, एल्काइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और यही अल्काइल कार्बोकेटायन बच्चों इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की भूमिका निभाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, ये नोट में आप देख सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ R+ पॉसिबल, यहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। हमने आपको पहले ही इस बात को बता के रखा है, कहीं भी कार्बोकेटायन का यदि फॉर्मेशन होता है तो यदि वहां पर कोई पॉसिबिलिटी है हाइड्राइड शिफ्ट करके, अल्काइल शिफ्ट कराकर कि एक बेटर कार्बोकेटायन में कन्वर्ट किया जा सके, तो ऐसा रीअरेंजमेंट, ऐसा कन्वर्जन होता है और वो कार्बोकेटायन एक बेहतर फॉर्म में परिवर्तित होता है, आगे रिएक्शन फिर वो कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो यहां कार्बोकेटायन बन रहा है, रीअरेंजमेंट बिल्कुल एक ओपन पॉसिबिलिटी होती है। इसके बाद जब हम लोग यहां पर इस रीअरेंजमेंट का एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जैसे आपने देखिए ये आपने एल्किल हैलाइड यूज किया, तो आप देख सकते हैं आपने ये एल्किल हैलाइड यूज किया है
और ये जो एल्किल हैलाइड आपने आइसोब्यूटाइल क्लोराइड यूज किया है, तो यहां पर AlCl आप ये देखिए 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, AlCl3 लुईस एसिड है, Cl का इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर यहां पर देखिए Cl का इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये Cl, अब देखिए Cl क्या करता है, AlCl3 की तरफ ड्रिफ्ट होने लगता है, तो इस कार्बन से दूर जाता है, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है, एक पार्शियल पॉजिटिव करैक्टर क्रिएट होता है। बच्चों यहां पर जो इंसिपिएंट कैटायन, इंसिपिएंट मतलब अभी पूरा बना नहीं है, तो आप यहां देख रहे हैं कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन इतना अनस्टेबल होता है कि वो फुल फ्लेजेड नहीं बनता है, तो इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स है उसी में रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो यहां पर एक जानने वाली बात यह है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन फुल फ्लेजेड नहीं बनता है, इसी कॉम्प्लेक्स में एक हाइड्राइड शिफ्ट होता है बगल वाले कार्बन से। बगल वाला कार्बन आप देख सकते हैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर इस कार्बन पर माइग्रेट कर जाता है, और अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि बेहतर होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, वो फुल फ्लेजेड बनता है। तो रीअरेंजमेंट तो हुआ, लेकिन 1 डिग्री कार्बोकैटायन फुल फ्लेजेड नहीं बना। वही कॉम्प्लेक्सेशन में एक बगल से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, रीअरेंजमेंट होता है उसी कॉम्प्लेक्स में, और जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन सुनिश्चित हो जाता है वो फुल फ्लेजेड बनता है। तो यहां पर रीअरेंजमेंट की हमने आपको एक पॉसिबिलिटी दिखाई। अब ये जो कैटायन बन चुका है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है स्टेप 2 में, और बेंजीन पर अटैक करता है। ये स्टेप में आप देख सकते हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन एक नॉन एरोमेटिक कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो स्टेप है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है। अब बच्चों यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज अगर गौर करें कि ये जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसे? प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल। तो यहां पर इस प्रकार का एक हाइब्रिड फॉर्मेशन होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ये जो कैटायन है इसी का नाम हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स देते हैं। तो यहां जो सेकेंड स्टेप है सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है। अगला जो स्टेप होता है बच्चों वो होता है एरोमेटाइजेशन। ये स्टेप बहुत ही फास्ट होता है आमतौर पर, हमने सल्फोनेशन में देखा था, जबकि पहला स्टेप फास्ट होता है दूसरा स्लो होता है, लेकिन आमतौर पे फास्ट स्टेप होता है क्योंकि एक नॉन एरोमेटिक सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक एरोमेटिक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर जो AlCl4- जो पहले स्टेप में आपको क्रिएट हुआ था जब आप एल्किल क्लोराइड से अल्काइल कैटायन बना रहे थे, तो ये अब एक लुईस बेस की तरह वर्क करता है और ये जाता है और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। देखिए यहां पर कैसे प्रोसेस चलता है, इसको हमने एरो के माध्यम से दिखाया है। ये जो AlCl4- है ये क्या करता है, इसका जो Cl होता है, एक Cl अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करता है। ये प्रोटॉन ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिंग में डिलोकलाइज हो जाते हैं और यहां से ये प्रोटॉन जो है Cl के साथ जुड़ जाता है। और जब ये Cl इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तो Cl पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो रहा होता है। क्लोरीन ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर प्लस चार्ज जब आता है तो ये एल्युमिनियम से ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, खींच लेता है। तो आप समझिए कि लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें आपको ये अल्काइल बेंजीन तो मिलता ही है, आपको AlCl3 जो आपने लुईस एसिड इस्तेमाल किया था कैटलिस्ट के तौर पे वो वापस मिल जाता है और यहां पर एक बाई प्रोडक्ट बनता है HCl। तो स्टूडेंट AlCl3 ध्यान रखें ये बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये कैटलिस्ट है जो शुरुआत में आप इस्तेमाल करते हैं और बाद में रिट्रीव करते हैं। बाई प्रोडक्ट यहां HCl होता है और जो आपका मेन प्रोडक्ट होता है वो अल्काइल बेंजीन होता है। इस थर्ड स्टेप में जो एरोमेटाइजेशन स्टेप है जो फास्ट होता है उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद बच्चों जो अदर रिएजेंट्स का हम जिक्र कर रहे थे कि और कौन कौन से रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं अल्कीन और HF का मिक्सचर और इस पर कई बार IIT में सवाल आए हैं। तो
तो ये जो HF आप यूज करते हैं ये क्या होता है, एसिड होता है, प्रोटॉन देता है। तो ये अल्कीन पर जब प्रोटॉन का एडिशन होता है, यहां पर आप देखिए प्रोटॉन ऐड होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे और यहां पर ये प्लस चार्ज डेवलप होता है और ये एक कार्बोकेटायन की तरह फिर बिहेव करता है। तो यहां से कौन सा कार्बोकेटायन क्रिएट होता है, इस प्रकार से आप 2 डिग्री कार्बोकेटायन क्रिएट करते हैं और यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह वही सेम मैकेनिज्म, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर फाइनली जो है एरोमेटाइजेशन, आपको ये अल्काइल बेंजीन मिलता है। और आपको ध्यान रखना है यहां पर क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है तो अगर कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो इस केस में भी रीअरेंजमेंट बिल्कुल देखा जाता है। जहां जहां कार्बोकेटायन की पॉसिबिलिटी होती है उन सब जगह रीअरेंजमेंट एक पॉसिबिलिटी होती है और रीअरेंजमेंट यहां पर होता है। अगला जो हमारा रिएजेंट है वो है अल्कोहल और लुइस एसिड का मिक्सचर। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये हमने अपना एरोमेटिक सबस्ट्रेट लिया है, ये 2 डिग्री अल्कोहल लिया है और यहां पर लुइस एसिड BF3, ये क्या करता है लुइस एसिड, यहां पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है यहां पर ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है, BF3 पर माइनस आ जाता है और ऑक्सीजन ऐसे ही बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जब प्लस आता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख बहुत बढ़ जाती है, ये बगल वाले कार्बन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेता है और यहां से आपको एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन इस प्रकार का जनरेट होता है। तो यहां भी आप देख सकते हैं अल्कोहल से लुइस एसिड ने एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट करवाया है। तो अगर यहां कोई भी, यहां तो फिलहाल ये मोस्ट स्टेबल पॉसिबल है, अगर कोई पॉसिबिलिटी और आती है रीअरेंजमेंट करने के बाद तो यहां भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है और फाइनली ये कैटायन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करके इस प्रकार से आपको एक फाइनल प्रोडक्ट देता है। अब बच्चों हम लोग चर्चा करते हैं लिमिटेशन। आखिर फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है जिससे हम लोग बेंजीन से अल्काइल बेंजीन बनाते हैं उसकी लिमिटेशन क्या है, कहां समस्याएं हैं। तो पहली समस्या, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन पॉसिबल। जब रीअरेंजमेंट होता है तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। एक नॉन रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन जो नॉर्मल बन रहा है, मान लीजिए 2 डिग्री कैटायन बना या 1 डिग्री बना तो वहां से आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा और उनका रीअरेंजमेंट करके मान लीजिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है तो वहां से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझे, यहां आप देखिए एम ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हमने लुइस एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट कराया। यहां आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स हुआ, AlCl3 लुइस एसिड है, Br से इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, इस प्रकार से Br के पास अब ये Br इसकी तरफ खींचने लगा और Br ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंसिपिएंट 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। तो ये कार्बोकेटायन भी जाकर रिंग पे, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जाकर रिंग पर अटैक कर सकता है। तो रिंग के इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहीं पर अटैक करते हैं इस कार्बन के ऊपर और यहीं से ये ग्रुप देखिए जुड़ गया। अगली पॉसिबिलिटी, बगल वाले कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट होता है और ये जो 1 डिग्री इंसिपिएंट कार्बोकेटायन ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होता है और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो होती है। अब ये 2 डिग्री इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोनों मिक्सचर आपको मिलता है, लेकिन मेजर कौन होगा, जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन आप क्रिएट कराएंगे रीअरेंजमेंट के बाद वहीं से आपको मेजर प्रोडक्ट हमेशा बताना है। यानी ये वाला जो रीअरेंजमेंट के बाद जो बेटर कार्बोकेटायन है इसी से आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराकर मेजर, लेकिन क्या सिर्फ मेजर मिलेगा, नहीं, वो प्रीडोमिनेंट होगा लेकिन आपको एक माइनर भी मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कंटामिनेशन होगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ये माइनर यहां पे एक इंप्योरिटी की तरह वर्क करेगा तो इनको सेपरेट करना जरूरी है। तो आपको ये एक प्रॉब्लम है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगली जो प्रॉब्लम है वो है फ्रीडल क्राफ्ट की बहुत पुअर यील्ड होती है यदि वहां पर बेंजीन रिंग में कोई पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। दोनों ही केस में अगर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचने वाला आपने लगा दिया तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है।
तब इलेक्ट्रोफाइल जो है उसका रिंग के प्रति आकर्षण एकदम खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को रिंग आकर्षित करता है। लेकिन अगर रिंग के इलेक्ट्रॉन को आपने पहले ही खिंचवा दिया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के शक्तिशाली, तो रिंग के पास आकर्षित करने की क्षमता बहुत कम रहती है और यील्ड बहुत कम हो जाती है। इसका उदाहरण यहां पर देखिए, आपको एकदम स्पष्ट उदाहरण आपको ध्यान रखने, नाइट्रोबेंजीन NMe3+ आपने लगा दिया, ये सारे पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, रिंग में से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं, SO3H, COR, COH, CF3, ये सब बहुत रिनाउंड एग्जाम्पल है, इन्हीं को ध्यान रखिएगा। ये रिंग से इतना पावरफुली इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं कि रिंग में इलेक्ट्रॉन की क्राइसिस हो जाती है और इलेक्ट्रोफाइल फिर रिंग के प्रति आकर्षित नहीं रहता है। इसके बाद ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी लगा देंगे पावरफुल तो भी समस्या, उसमें भी आप केस ध्यान रखेंगे, NH2 लगा दें, NHR लगा दें, NR2 लगा दें। फिर से सुनिए, NH2, NHR, NR2, ये 3 ग्रुप लगा दें तो भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। क्यों? आपको बता दें, देखिए होता क्या है, ये जो NH2 है या NHR है या NR2 है, इसकी आपको एक इंपॉर्टेंट हम पहले बात बता दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको हम अलग से आपको समझाते हैं। जैसे हम आपको NH2 का उदाहरण लेकर बताते हैं, ये NH2 है, आप तो सोच रहे होंगे यार यहां पर तो नाइट्रोजन एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, NH2 पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तब तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत बढ़ा देना चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल तो बहुत तेजी से अटैक करना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत यहां पर आपको जो यील्ड होती है बहुत कम। उसका कारण बता दें, आप AlCl3 का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट में, लुईस एसिड का इस्तेमाल करें। ये क्या करता है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपने RCl का अटैक कराया, ये आपने सबस्ट्रेट लिया, ये आपने रिएजेंट लिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। Cl से इलेक्ट्रॉन ले सकता है AlCl3, नाइट्रोजन से भी तो ले सकता है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और नाइट्रोजन Cl से बेहतर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, मोर बेसिक होता है। तो AlCl3 इससे ना लेकर अधिकतर इससे ले लेता है। तो जब नाइट्रोजन का आप लोन पेयर ले लेंगे तो कहानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी जो बहुत ही विपरीत हो जाएगी एक नॉर्मल सोच के। वो क्या, जो नाइट्रोजन पर आप लोन पेयर समझ रहे थे वो लोन पेयर गायब हो जाएगा और उसके स्थान पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे प्लस आता है और जहां जाता है वहां माइनस आता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह वर्क करता है। अब ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है उससे, बल्कि खूब सारा ले रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल अगेन जो है अब वो आकर्षित नहीं होगा, वो डिसअपॉइंट हो जाता है इस कारण की वजह से, क्योंकि लुईस एसिड उसके साथ क्लब कर जाता है। तो ये केसेस हैं जहां पर जो यील्ड होती है, जो पैदावार होती है, वो कमजोर होती है। अगला जो प्रॉब्लम है यील्ड के साथ वो है जब आप अराइल हलाइड लेते हैं या विनाइल हलाइड लेते हैं तो इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखिए विनाइल का हमने लिया, विनाइल क्या होता है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X। अराइल क्या होता है, ऐसे आपने एरोमेटिक ग्रुप को डायरेक्टली हेलोजन के साथ जोड़ा, तो यहां पर हेलोजन का लोन पेयर इस डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में, अगर विनाइल का केस ले तो लोन पेयर सिंगल डबल, तो लोन पेयर जब ऐसे डोनेट होता है तो आप देखिए यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, इससे ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए इस हैलोजन को पुल आउट करना है, लेकिन जब ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से, तो ये टूटेगा नहीं, कार्बोकेटायन क्रिएट नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट नहीं होगा, तो अगेन आपके पास समस्या हो जाएगी, रिएक्शन आगे कैसे ले जाएंगे। यही सेम काम होता है बच्चों अराइल हलाइड के साथ। यहां पर भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होने के कारण लोन पेयर सिंगल डबल, ये इधर आया, इधर ये शिफ्ट हुआ, ये देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, बॉन्ड में बहुत स्ट्रेंथ आ गई, टूटना मुश्किल हो गया, काम मुश्किल हो गया। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट समस्याएं हैं जो इसके साथ जुड़ी हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट समस्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीअल्काइलेशन का हमेशा यहां खतरा रहता है। देखिए आपने क्या किया, मान लीजिए ये रिएक्शन कराया, आपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को BF3 से अटैक करवाया, ये इधर गया,
फिर यहां से हेट्रोलिसिस हुई, यहां से आपको 2 डिग्री कैटायन क्रिएट हुआ, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गई। लेकिन ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, आपको बता दें, और ये रिंग में आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा। बेंजीन की तुलना में आइसोप्रोपाइल बेंजीन में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो अब अगला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन पर अटैक करने की बजाय ये जो प्रोडक्ट बना है नया नया उसके बेंजीन रिंग पर अटैक कर देगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट के बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल भाई इलेक्ट्रॉन का चोर है, वो कहां अटैक करेगा? जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, मात्रा है, तो इस पर अटैक करके वो पॉली सब्स्टिट्यूशन, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंडेंस होता है, क्राउडिंग की वजह से वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम होती है। पैरा पोजीशन जहां पर आपस में झगड़ा नहीं होता है स्पेस के लिए, स्टेरिक हिंडेंस नहीं होता है, तो वो डोमिनेट करता है। तो आप देखिए आपको 24% अगर ये मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो 14% ये भी मिल रहा है जो आप नहीं चाह रहे थे पॉली अल्काइलेशन की वजह से। तो ये सारा आपको समस्याओं से जूझना पड़ता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसको सवाल के रूप में पूछा जा सकता है, कौन कौन सी समस्या है, क्यों समस्या है, तो इस पर आप सारे जवाब दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो आशा करते हैं आपको ये सरल भाषा में समझ में आया होगा, और बच्चों अगर ये आपको समझ में आया है तो इसको आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में, अपने भाई बंधुओं में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपसे यही अपेक्षा है कि आप मेरे इस काम में जो हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं उसमें मेरा हेल्प करेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और प्रोपोगेट करेंगे। इसी आशा के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और तब तक आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए इस घड़ी। थैंक यू वेरी मच।